चलिए स्टार्ट किया जाए। ठीक है, अब आप ये देखिए कि आपने सीक्वेंस सीरीज के बारे में, जब आप एपी के बारे में बात कर रहे थे, तो आपने ये देखा था कि इफ ए कांस्टेंट नंबर इज एडेड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू ईच टर्म ऑफ एपी, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस आर आल्सो इन एपी। ठीक है, तो ये जो बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ा था, इसका यूज हम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास ये गिवन है कि ए, बी और सी ये एपी में, ठीक है, आर इन एपी। तो आपसे पूछा गया कि बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी किस में होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन में फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है, अगर इसमें मैं ए ऐड कर दूं, ए सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो इक्वेशन चेंज नहीं होगा। बी ऐड कर दिया जाए, बी सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, सी ऐड कर दिया जाए, सी सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। अब जो इसमें ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों में। ठीक है, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों में होगा, तो इसे आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, इसे मैं एज ए कांस्टेंट टर्म कंसिडर करूँगा। तो अगर इसे एज ए कांस्टेंट टर्म कंसिडर किया जाए और इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो आपको माइनस ऑफ ए मिलेगा, माइनस बी मिलेगा, माइनस सी, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो ये ए, बी और सी देगा। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन बना हुआ है वो इस ए बी सी से ही बना हुआ है। ठीक है, और कैसे बना हुआ है, इसमें हमने ए प्लस बी प्लस सी वाला जो टर्म है माइनस करने के बाद, इसको माइनस करने के बाद ये टर्म हमने ऐड कर दिया, तो हमें ये मिल गया। तो यहाँ पे आने वाला जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन है, ये भी किस में होगा, आपका एपी में होगा क्या? हाँ है ना? यस सर। नेक्स्ट, ए बी सी आर इन एपी, बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया है, सी प्लस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, आपको अगर ये चेक करना है कि ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है या जो टर्म्स दे रखे हैं वो एपी में है या नहीं, तो आप सिंप्लीफाई करके ऐसे ही बनाने की कोशिश करो। जैसे अगर मैं इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ए प्लस बी ऐसा हो जाएगा, और बी प्लस सी माइनस ए होगा। सेकेंड जो टर्म है वो आपका सी प्लस ए प्लस बी, और सी प्लस ए माइनस ऑफ बी। थर्ड टर्म ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस ऑफ सी। ठीक है, तो ये आपके टर्म्स हो गए। अब इसमें ए प्लस बी प्लस सी तीनों में है, देखो। ठीक है, अगर तीनों में है तो ये हटाया जा सकता है, डिवाइड कर दे तो इससे, तो आपको क्या मिलेगा, बी प्लस सी माइनस ऑफ ए, सी प्लस ए माइनस ऑफ बी, और ए प्लस बी माइनस ऑफ सी। ठीक है, अब इसमें आप ए ऐड कर दो, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ऑफ टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस ऑफ टू बी, और ए प्लस बी प्लस सी माइनस ऑफ टू सी। ठीक है, ए बी सी अभी तीनों में है, तो माइनस ऑफ टू ए माइनस ऑफ टू बी माइनस ऑफ टू सी। तो अगर आप माइनस टू से डिवाइड करोगे तो फिर से ये क्या बन जाएगा, ए बी बन गया। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये भी किस में होगा, एपी में। क्लियर है? यस सर। और देखिए,
अगर आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए बी, ये गिवन है, और आपसे पूछा गया है कि 1 प्लस बी प्लस सी 1 बाई सी प्लस ए 1 बाई ए प्लस बी, ये किस में होंगे? ठीक है, तो आपने क्या किया, इसके बारे में अगर मुझे बताना है तो सबसे पहले मैं बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी को देख रहा हूँ कि ये क्या है। सही है? अब आप ये देखिए यहाँ पे बी प्लस सी ए प्लस, ये वाले जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं, इसमें मैं फिर से क्या कर दूं, ए ऐड कर दूं, ए सब्ट्रैक्ट कर दूं, ए बी सी बी और ए प्लस बी प्लस सी माइनस ऑफ सी। ए बी सी तो तीनों में आ रहा है भाई, है ना? तो अगर ए बी सी तीनों में आएगा तो यहां से आपको क्या मिलेगा? यहां से आपको मिलेगा माइनस ए माइनस बी। अब ऐसे मत करो, इसको ना आप जो ये टर्म है 1 बाई बी प्लस सी 1 बाई सी प्लस ए 1 बाई ए प्लस बी, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो हमने इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, -1 1 बाई ए प्लस बी -1। तो यहाँ से आपको 1 माइनस ऑफ बी प्लस सी मिल गया बाई बी प्लस सी, 1 माइनस सी प्लस ए 1 माइनस ए प्लस बी माइनस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो ये टर्म हो गया। तो एपी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, जैसे ये एपी में है तो क्या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से अपने को क्या मिलने वाला है, बी माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ ए और सी माइनस ऑफ बी और सी प्लस ऑफ बी, ये मिल जाएगा। और इसको मैं b माइनस ऑफ ए बाई सी माइनस ऑफ बी इक्वल टू सी प्लस ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी प्लस ए ऐसा लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर मैं लिखता हूँ, चलिए अब अगर मैं मानता हूँ कि इस वाले एक्सप्रेशन को देखता हूँ, ये क्या देगा, तो ये 1 बाय सी प्लस ए माइनस 1 बाय बी प्लस सी दिया, ये b प्लस सी इधर आएगा माइनस ऑफ c प्लस ए हो गया डिवाइडेड बाय b प्लस सी मल्टीप्लाई ऑफ c प्लस ए। सेकेंड वाले एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो 1 बाई ए प्लस बी माइनस ऑफ c प्लस ए, ये c प्लस ए माइनस ऑफ ए प्लस बी देगा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई ऑफ ए प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से c माइनस ऑफ बी मिला और a प्लस बी और आपका दूसरा a प्लस सी मिल गया। यहाँ से आपको b माइनस ऑफ ए मिला, b प्लस सी और c प्लस ए। अच्छा, तो b प्लस, यहाँ पे देखो b माइनस ऑफ ए दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर मैं रिप्लेस करता हूँ, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि b माइनस ऑफ ए डिवाइडेड बाय c प्लस बी,
ये c माइनस ऑफ b बाई बी प्लस ए के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे इस वैल्यू की जगह पे मैं c माइनस बी अपॉन ए प्लस बी लिख सकता हूँ और ये a प्लस सी हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर और यहाँ पे देखो ये दोनों ही टर्म सेम हो गए। इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस इक्वल है, तो ये क्या हो गए, एपी आया ना। यस सर। ठीक है, एक मेथड तो ये था कि यहाँ से इसमें कन्वर्ट करो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, अगर वो इक्वल आता है तो ये किस में होगा, एपी में होगा। ए बाई पी प्लस सी, बी बाई सी प्लस ए और सी बाई ए प्लस बी। ठीक है, ये तीनों ही टर्म आपके एपी में। अगर ये टर्म एपी में होंगे, ठीक है, तो यहां से देखो आपको क्या मिलेगा, बी बाई सी प्लस ए माइनस ऑफ ए बाई बी प्लस सी, है ना। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, इस टर्म के। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, बी बी प्लस सी माइनस ऑफ ए प्लस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए प्लस सी, सी सी प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी और ए प्लस बी ए प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए प्लस सी से ए प्लस सी कैंसिल, बी स्क्वायर मिला, पी सी मिला, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी, और इसे हमने ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया। सी स्क्वायर मिलेगा, ए सी मिलेगा, माइनस ए बी मिलेगा, माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। इस वाले एक्सप्रेशन को बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दिया। ए बी स्क्वायर ए बी सी माइनस ए क्यू ए स्क्वायर सी प्लस बी क्यू प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाता है यहाँ से, ए बी सी वाले सॉरी एबीसी वाले टर्म से एबीसी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी एबीसी वाले टर्म से एबीसी कैंसिल आउट हो गया। बी क्यूब यहाँ पे है, बी क्यूब यहाँ पे है, माइनस है, सॉरी ये कैंसिल आउट नहीं होगा। ए बी स्क्वायर है क्या कहीं पे, देखो ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, यस सर, वहाँ पे ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी है ये तो, बी स्क्वायर सी माइनस है ना, प्लस में नहीं है आपका। तो इसको ही हम कॉमन लेते हैं। अच्छा, या ना इसकी जगह पे मैं आपको एक और मैटर बताता हूँ, ये थोड़ा लेंदी होगा। अच्छा, अगर मैं ऐसे कर दूं इसकी जगह पे कि ए करूं और ए ऐड कर दूं इसमें और ए सब्ट्रैक्ट कर दूं, ए प्लस बी प्लस सी और माइनस बी कर दूं, तो आप क्या देखोगे कि यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो। सिमिलरली सी है, ए प्लस बी प्लस सी करो, माइनस बी कर दो, माइनस बी करो, ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी,
अब आप ये देखो कि इस पूरे एक्सप्रेशन में से ये जो b है ना यहाँ पे, तो b इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो गया, माइनस ए बी हो गया, माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो गया, और माइनस आपका माइनस माइनस प्लस ए बी हो गया, ये बी प्लस सी हो गया। यहाँ पे सिमिलरली c इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी बी माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ठीक है, ऐसा होता है। अब ए बी से तो ए बी कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो ए प्लस बी तो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ या ना, ए प्लस बी प्लस सी तो पूरी में कॉमन है, तो वो तो कैंसिल आउट हो गया, तो यस आपको सर। बचेगा बी माइनस ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए प्लस बी और c माइनस ऑफ बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी प्लस सी। ये देखो ए बी देगा माइनस ए स्क्वायर देगा प्लस बी स्क्वायर देगा माइनस ए बी देगा, सी बी देगा माइनस बी स्क्वायर देगा प्लस सी स्क्वायर देगा माइनस सी बी देगा, सी बी से सी बी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे 2b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इससे क्या पता चला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर किसमें, ए पी। तो जो प्रोसेस हमने किया था उसका ही ये रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, समझ में आया? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये कुछ बेसिक एक्सप्रेशन है जिसमें आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया होगा एपी में, और दूसरे एक्सप्रेशन के बारे में आपसे पूछा होगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी। ठीक है, तो उसमें आपको इसी तरह से चेक करके सॉल्व करना पड़ेगा, या तो आप डिफरेंस निकाल लो या इसका हेल्प करके आप दूसरा जो निकालना है फाइनल एक्सप्रेशन वो निकाल लो। सही है, तो ये हमारे पास दो मेथड थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम अरिथमेटिक मीन का। अरिथमेटिक मीन, ठीक है, इसे हम शॉर्ट में ए एम बी लिखते हैं। तो अगर हमारे पास तीन नंबर दे रखे हैं ना, अगर ए बी और सी थ्री नंबर्स गिवन है, तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, बी इज द एम ऑफ ए एंड सी। क्लियर है? इसका अरिथमेटिक क्या मीन क्या होगा, बी। इसको लिखने का तरीका क्या है, बी इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। अगर आपके पास चार नंबर दिए हुए हैं जैसे ए बी सी और डी, ये चार एपी में है आपका, तो यहाँ पे दो अरिथमेटिक मीन आ रहे होंगे। सही है, जब आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं ना, तो अगर इवन टर्म्स है तो आपके मिडिल में दो टर्म्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अरिथमेटिक मीन होगा वो बी और सी होगा, तो बी और सी आर द एम ऑफ ए एंड डी। ठीक है, सिमिलरली अगर 5 आ गया, ऑड नंबर आ गए ए बी सी डी और ई, तो मिड में कौन सा है, सी। ठीक है ना, तो ये एपी में है। तो वैसे तो यहाँ पे जो आप लिखोगे ना एडी, अब वैसे तो दो हैं, मगर तभी भी इसमें से एक अगर आपको लिखना है तो अरिथमेटिक मीन जो होगा वो क्या होगा, बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली इसके मिड में कितने टर्म आ रहे हैं, ठीक है, मिड में वैसे ही होगा, मगर इन सभी टर्म को अरिथमेटिक मीन बोलेंगे। इसी तरह से यहाँ पे बी सी और डी आर द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड ई। ठीक है, तो ए एंड ई के बीच में ये सब अरिथमेटिक मीन है।
अब क्या है कि जैसे आपने देखा कि भाई दो नंबर के बीच में एक अरिथमेटिक मीन, दो नंबर के बीच में दो अरिथमेटिक मीन, दो नंबर के बीच में तीन अरिथमेटिक मीन, इसी तरह से हम क्या चाहते हैं कि भाई दो नंबर के बीच में एन अरिथमेटिक मीन हो। तो हम इसके बीच में एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। सही है। तो अभी हमने ऊपर क्या देखा कि अगर आप जितने भी अरिथमेटिक मीन इसके बीच में इंसर्ट करोगे तो ये ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है वो एपी फॉर्म करेगा, ये एपी फॉर्म करेगा। इसी तरह से अगर ए और बी कोई दो आपके पास नंबर दे रखे हैं तो इसके बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, A1 A2 A3 से लेके AN तक का, ठीक है। ये एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहा हूँ। अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो ए और बी के बीच में मैं एन अरिथमेटिक मीन रख रहा हूँ। तो अगर मैं रखता हूँ तो ये ए आएगा, A1 आएगा, A2 आएगा, A3 आएगा, A4 इस तरह से जाएगा, AN आएगा और AN के बाद में B आएगा, और ये पूरा क्या फॉर्म करेंगे, ये AP फॉर्म करेंगे। अगर ये AP फॉर्म करेंगे तो अब आप देखो यहाँ से यहाँ तक का तो n टर्म है, और एक टर्म ये हो गया n+1, और ये मिला के n+2। तो टोटल आपके पास जो टर्म आए वो n+2 टर्म है, ठीक है। तो अगर ये AP फॉर्म कर रहा है तो लास्ट वाला जो टर्म है, n+2 वाला जो टर्म है, वो कैसे निकाला जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस n+2 - 1 इंटू डी करके, और इसका वैल्यू है b। तो यहाँ से अपने को क्या मिला, n+1 इंटू डी इक्वल टू b माइनस ऑफ ए। तो d इक्वल टू कितना आ गया, b माइनस ऑफ ए बाई n+1, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक कॉमन डिफरेंस मिल गया। तो AP के लिए आपको दो चीज चाहिए होता है, एक तो A और D। तो यहाँ से आपको A तो पता था कि A कितना है, मगर D नहीं पता था। अब आपको यहाँ से D भी पता चल गया। अब जब D पता चल गया तो आप इसके बीच के कोई भी जो टर्म है वो टर्म आप निकाल सकते हो। जैसे A1 निकालना है तो A1 तो A+D हो गया, A3 निकालना है तो ये A+3D हो गया, A4 निकालना है तो ये A+4D हो गया। तो D आप ऑलरेडी जानते हो, A आप ऑलरेडी जानते हो, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा हम बात करें सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन का, ठीक है। तो ए और बी के बीच में जो एन अरिथमेटिक मीन थे उसका सम कर रहा हूं मैं। तो अगर मैं उसका सम करूंगा तो क्या मिलेगा, A1 A2 A3 A4 से लेके AN तक, ठीक है। अगर मैं इसका सम करता हूं तो आप ये देखो, A1 का मतलब क्या था, A+D, इसका मतलब A+2D, लास्ट वाला है A+ND, ठीक है। तो अब अगर मैं इन सभी का एडिशन करता हूं तो इसका मतलब क्या है, ए कितनी बार ऐड हो गया, आप A+RD बोल सकते हो इसको, R इक्वल टू 1 से लेके n तक का जाना है। तो A n टाइम ऐड होगा तो NA प्लस R की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस से n इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ से n इंटू ए आया, n+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी। अब जो d का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया, n आप कॉमन ले लो, यहाँ से आपको 2a प्लस, है ना, तो 2a आ जाएगा, n+1 आएगा, और इसके साथ में क्या मिलेगा आपको, d मिलेगा। d का वैल्यू पुट कर दो, या आप देखो यहाँ से आप d इंटू n+1 करते तो आपको b माइनस ऑफ a मिलता। तो b माइनस ऑफ a इसकी जगह पे अपने को पुट करना है। तो n/2 2a प्लस b माइनस ऑफ a। अच्छा, तो क्या मिला, n/2 मिला, a प्लस b मिल गया। तो आप देखो ये क्या आ गया, n टाइम्स ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ a प्लस b/2, ये है ना।
तो n टाइम्स ऑफ क्या आ गया आपका a प्लस बी बाई टू। तो अगर आप दो नंबर के बीच में n अरिथमेटिक मीन पुट करते हो और उसका समेशन लेते हो तो वो किसके इक्वल होगा, n टाइम्स ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाई टू के इक्वल हो जाएगा आपका। If 101 means arithmetic means means are inserted between 1 and 99, then their sum is, ठीक है, उसका सम कितना होगा। तो हम क्या जानते हैं कि सम निकालने के लिए अपने को क्या करना है, n टाइम्स ऑफ जितने टर्म्स होंगे इसके बीच में, तो इतने टर्म्स हमने इंसर्ट किए हैं और 1 प्लस 99 डिवाइडेड बाई 2, 101 मल्टीप्लाई 50, ठीक है, 5050। Insert 20 am arithmetic means between 4 and 67, ठीक है। तो एपी बना के दिखाओ, तो एपी क्या आएगा इसका, एपी क्या आएगा, हाँ सर फाइंड कर। ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन यस में, सर। इफ पी एम आर इंसर्टेड बिटवीन 5 एंड 41, तो आप पहले डी निकालोगे तो डी इक्वल टू कितना आएगा, 41 माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाई पी प्लस 1। तो 41 सब्ट्रैक्ट कर दोगे कितना होगा, 41 में से 36 हो जाएगा, 30। 36 बाई पी प्लस 1, ठीक है, ये डी आ गया। अब आपको एपी बोल रखा है, ए थ्री का मतलब तो जानते हो, ए प्लस कितना होगा, 3D होगा, है ना। और ए पी माइनस वन का मतलब क्या है, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये यस सर। 2/5 के इक्वल है। अब डी का वैल्यू तो आप जानते हो यहाँ पे, ठीक है, ए का वैल्यू आप पहले पुट कर रहे हो, तो ये 5 प्लस 3D है और ये 5 प्लस पी माइनस वन इंटू डी, तो इतना इक्वल टू 2/5 है। तो यहाँ से आपको 25 मिलेगा प्लस 5 3 15D इक्वल टू 10 प्लस p माइनस वन इंटू डी इंटू 2, ये होगा। तो 25 में से 10 चले गया, 15 हो गया, 15 इक्वल टू 2pd माइनस ऑफ 2d माइनस ऑफ 15d, 2pd माइनस 17d। यहाँ से आपको 2p माइनस 17 और d का वैल्यू अपने को पुट करना है, तो ये हो गया 36 डिवाइडेड बाई p प्लस 1, 15, यहाँ से 15p प्लस 1 72p, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ से आपको कितना मिला, 72 में से 15 सब्ट्रैक्ट अगर हम कर देंगे तो 67 आएगा, 57 यस सर। 57 आएगा, 57 पी, ठीक है, इतना हो गया। और ये हो गया 36 मल्टीप्लाई 17 प्लस 15,
सही है। फाइनली इसको आप सॉल्व करोगे, कितना हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाई 17 होगा आपका, और 6 3 2, इतने में 15 ऐड कर दो तो ये हो गया 7 2 6, 627 डिवाइडेड बाई 57। ठीक है, तो आप देखो 11 आएगा, है ना। 57 मल्टीप्लाई अगर मैं 11 करता हूँ तो कितना होगा, 7 2। यस सर। ठीक है, सही है, इस तरह से आप करोगे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंडीशन that roots of x cube minus px square plus qx minus ठीक है, क्या दे रखा है, फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर आर इन एपी। तो ये आपका एपी में हो गया, रूट्स से एपी में, तो इसकी कंडीशन निकालनी है आपको। तो अगर रूट्स, इसके रूट्स एपी में है तो आप रूट्स ले लो, 3 रूट लेने हैं, तो 3 रूट्स को हम कैसे लेते हैं, ए माइनस, अल्फा बीटा गामा। हाँ वो तो वैसे तो लेते हैं जब क्यूबिक होता है, मगर क्या है कि अगर एपी में रूट्स होंगे तो 3 नंबर एपी में कैसे लिए जाते हैं। यस सर। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब आप ये देखो इसका समेशन ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो सम ऑफ रूट क्या होगा, 3a, सॉरी यहाँ पे a होगा ना, तो ये a हो गया, देखो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3a हो जाएगा, और समेशन ऑफ रूट क्या होगा, माइनस ऑफ p डिवाइडेड बाय 1। तो इसका मतलब p इक्वल टू कितना हो गया, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/3, आया ना। यस सर। अगर आपको रूट निकालना है तो d पता चल जाए तो रूट आ जाएगा, है ना। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया, तो अब आपके पास p/3 a का वैल्यू आ गया, और a तो इसका रूट है इस एक्सप्रेशन का, आया ना। यस सर। ठीक है, तो अगर a इसका रूट्स है तो अपने को तो कंडीशन निकालनी है, तो ये वाला वैल्यू पुट कर दो, तो p/3 का क्यूब माइनस p इंटू p/3 का स्क्वायर प्लस q इंटू p/3 माइनस आर इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिला, p³/27 माइनस p³/9 प्लस p³/3 माइनस ऑफ r इक्वल टू 0। ठीक है, तो 27 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, इतना इंटू 3p9p³ माइनस 27r इक्वल टू 0, माइनस ऑफ 2p³ प्लस 9p³ 27r इक्वल टू 0। तो फाइनली आपके पास कंडीशन क्या आ गई कि 2p³ माइनस ऑफ 9p³ प्लस 27r इक्वल टू 0। तो ये आपकी कंडीशन आ गई किसकी, कि इसके जो रूट्स होंगे वो किस में होंगे, एपी में होंगे, आया ना। यस सर। ठीक है, समझ में आया क्या था क्वेश्चन, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन आर इन एपी। तो आपने जो रूट्स लिया वो a माइनस डी, ए प्लस डी ले लिया, सम ऑफ रूट्स निकाला, वहां से a का वैल्यू मिल गया, और a इसका एक रूट है तो a हमने इसमें सेटिस्फाई कर दिया, तो आपको कांस्टेंट के फॉर्म में एक कंडीशन मिल गई। ठीक है, यस सर।
ठीक, सिमिलरली ऐसा ही एक और क्वेश्चन ले रहे हैं फोर्थ पावर में कि if first three terms if three terms of an increasing AP are roots of the cube, ठीक है, इक्वेशन है आपका 4x³ -24x² + 23x प्लस ऑफ 18 0, ठीक है। ये आपसे कहा कि फाइंड SN और TN, सही है। क्या पूछा गया है? इफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग AP आर द रूट्स ऑफ, तीन जो इसके रूट्स है AP के टर्म है, फर्स्ट थ्री टर्म वो किस क्या है आपके इस इक्वेशन से मिल रहे हैं, तो आपको SN और TN निकालना है। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, तो अब AP के SN और TN निकालने के लिए आपको D और A दोनों ही पता होना चाहिए, है ना। तो अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है और इसके तीन रूट्स AP में है, तो उसे हम A माइनस A और क्या लेंगे, A प्लस D लेंगे। तो समेशन ऑफ रूट जो होगा जब आप सम लोगे वो क्या देगा आपको, 3A दे रहा होगा, और 3A किसके समेशन ऑफ सर। रूट किसके इक्वल है, -24 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 6 आ जाएगा। तो A का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से 2 आ गया, तो A का वैल्यू 2 है, सही है ना, क्लियर है। यस सर। A का वैल्यू 2 हो गया। तो अब मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ रहा होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सही है। तो आपको मिलेगा A माइनस ऑफ D A इंटू A प्लस D, तो ये A² माइनस D² देगा, और इसे हमने A से मल्टीप्लाई किया, तो 4 माइनस D² इंटू 2, ठीक है। तो और ये वाला प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल होता है बेटे, बोलो, -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि दो दो रूट एक साथ आएंगे, और फिर 23/4। 23/4। तो आप देखो फाइनली यहाँ से 4 माइनस D² इंटू 2 इक्वल टू 23/4 आ रहा है। 4 माइनस D² इक्वल टू कितना है, 23/8। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 4 माइनस 23/8 इक्वल टू D², तो 32 माइनस 23/8, तो 23 7 प्लस 2 9/8 इक्वल टू D², तो D इक्वल टू कितना आ गया, 3/2√2, प्लस माइनस ना, यस सर। देखो तो कहीं मिस्टेक की है क्या हमने, 23/4 प्रोडक्ट ऑफ रूट, ओके गलती हो गई यार बेटे, हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब दो दो रूट एक साथ ले रहे हैं, मतलब वो वाला कंसेप्ट ले लिया, जबकि यहाँ पे तीन हाँ रूट को सर। आपस में मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो अगर तीनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ तो आपका वो आना चाहिए ना, -1 की पावर 3 रूट एक साथ 18 डिवाइडेड बाई 4, ये आना चाहिए था, हाँ सर। स्क्वायर माइनस D² इंटू A हो जाएगा, तो माइनस ये 9/4 है, और यहाँ पे आपको 4 माइनस ऑफ D² मिला, और इतना इंटू 2 हो जाएगा, तो 9/4 होगा, ठीक है, ऐसा होगा। तो आप ये देखो 4 माइनस D² इक्वल टू -9/8 हो गया, 4 माइनस माइनस प्लस 9/8 इक्वल टू D² हो गया,
तो 16 प्लस 9 25, 25 बाई 25, 9/2, 9/2, 9/2, 9/4 और 9/4, तो इतना बाई 4, तो d इक्वल टू आएगा आपका +-5/2। अभी ठीक है, तो अब आपको a भी मिल गया, d भी मिल गया, ठीक है। तो a आपको पता है, a का वैल्यू आया ऊपर 2, a इक्वल टू 2, d का वैल्यू एक बार 5/2 ले लो, एक बार a का वैल्यू 2 और d का वैल्यू -5/2 ले लो, तो ये दो आपके पास टर्म आ गए। इन दोनों को आप सॉल्व कर लो, आपको SN भी मिल जाएगा, TN भी मिल जाएगा। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आप SN TN निकालोगे। तो देखो कई बार आपसे क्यूबिक इक्वेशन में AP का यूज कर लिया जाता है। क्या यहाँ तक का समझ में आ गया सब कुछ? यस सर। चलिए, तो इतना हमारे पास AP के ये बेसिक क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अब देखो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हम बोलते किसको हैं? जो आपका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, अभी तो ये बात समझ में आ गई कि भाई प्रोग्रेशन किसे बोला जाएगा, जो एक स्टैंडर्ड रूल फॉलो करेगा, हाँ या ना? ठीक है, तो हम यस सर। जीपी किसे बोलते हैं? इफ द रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव terms are always constant। ठीक है, ठीक है। अब जो ये कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट को हम यहाँ पे बोलेंगे कांस्टेंट रेशियो। वहाँ कांस्टेंट डिफरेंस था, यहाँ पे कांस्टेंट रेशियो बोला जाता है, और इसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं, इसका जब जनरल टर्म हम लिखते हैं तो ar स्क्वायर, ar क्यूब, ar की पावर 4, ar टू दी पावर 5, इस तरह से लिखा जाता है। क्लियर है? अब किसी भी दो यस टर्म का सर। अगर आप डिफरेंस लेते हो, जैसे सॉरी, इतना डिवाइडेड बाय ये करोगे तो r मिलेगा, ये डिवाइडेड बाय ये करोगे r मिलेगा, ये डिवाइडेड बाय ये करोगे r मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी दो टर्म का रेशियो है ना, इस ये डिवाइडेड बाय ये, तो जिस पैटर्न में आप या तो ऐसे करो या इधर से करो, है ना, तो जिस पैटर्न में आप करोगे उस पैटर्न में आपको r का वैल्यू मिलेगा। तो सेकेंड टर्म में r की पावर कितनी आ रही है? सेकेंड टर्म में r की पावर कितनी है? 1 थर्ड टर्म में r की पावर, 2 फोर्थ टर्म में r की पावर, 3 nth टर्म में r की पावर, n ए फिर से देखो, n-1 सर। सेकेंड टर्म में कितनी है पावर? 1 है, थर्ड में 2 है, तो एक कम है कि नहीं? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, a r टू दी पावर n-1। ठीक है, हम क्या जानते हैं, यहाँ पे जो t nth टर्म होगा डिवाइडेड t n-1 टर्म, इसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, या जो नेक्स्ट टर्म होगा, नेक्स्ट टर्म इक्वल टू प्रीवियस टर्म मल्टीप्लाई r के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसे हमने क्या बोला कि भाई ये जीपी का रूल है, जीपी इस रूल को फॉलो करते हुए चलता है, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस तरह से आपका जीपी चलेगा। अब मान लीजिए जीपी का ही बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, कि इन ए जीपी, कोई आपके पास जीपी दे रखा है, उसमें आपसे कहा कि थर्ड टर्म 2 के इक्वल है,
और सिक्स टर्म आपका -1/4 है। तो थर्ड टर्म 2 के इक्वल है, इसका मतलब थर्ड टर्म किसके इक्वल होगा, a r⁴ होगा कि नहीं, और सिक्स टर्म क्या होगा, Yes, sir. a r⁵ एक तो कम हो जाएगा, आया ना। Yes, sir. ठीक, अब आपसे पूछा फाइंड टी ऑफ 10 बताओ, तो इसके लिए यहाँ पे जैसे आपने एपी में देखा था, एपी में आपके पास दो टर्म थे ए एंड डी। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको दो टर्म पता होना चाहिए, एक ए और एक आर। अगर ये दोनों टर्म पता है तो आप जीपी आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे आपके पास दो टर्म आ गए, एक तो ये है एक ये है, और दोनों टर्म गिवन है, तो आप T3 को या आप T6 को, है ना, T6 को T3 से अगर आप डिवाइड करोगे तो a r⁵ बाई a r² हो जाएगा। यहाँ से r की पावर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा कि नहीं, आया ना। Yes, sir. सिमिलरली आप -1/4 को डिवाइड कर दो किससे, 2 से, तो आपको मिलेगा -1/8। इसका मतलब इसको मैं r का क्यूब और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, -1/2 की पावर 3। तो यहाँ से r का वैल्यू कितना हो गया, r इक्वल टू -1/2। तो r अब आ गया हमारा, r आ गया तो T10 भी निकाल सकते हैं। T10 क्या होगा, a r⁴ 9। a का वैल्यू है आपका, a का वैल्यू अभी हमने निकाला नहीं है, तो a का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो T3 इक्वल टू 2 है और ये इक्वल होगा a r² के, तो a इंटू r स्क्वायर, तो 1/4, a इक्वल टू कितना हो गया, 8, आया ना। तो a का वैल्यू Yes, 8 है, sir. मल्टीप्लाई r का वैल्यू इतना डिवाइड की पावर 9। तो अब आप देख लो कितना मल्टीप्लाई, माइनस आएगा 1/2 की पावर 9, और ये है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 9 माइनस ऑफ 1/2 की पावर 6 हो जाएगा। बेसिक समझ में आ गया। Yes, sir. ठीक है, इसका nth टर्म क्या होता है, जीपी A r का। raised to n minus 1. ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि सम क्या होगा, सही है ना। तो सम ऑफ जीपी, ठीक है बेटे, तो एस एन इक्वल टू आपका a प्लस ए आर क्यूब से लेके आपने ar⁴n−1 तक का ऐड कर दिया सभी टर्म को। अब आप क्या कर रहे हो, इसी एस एन को r से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, ठीक है, जो ऊपर आपने लिखा है उसे r से मल्टीप्लाई किया। अब मैं लिख रहा हूँ इसके नीचे, अब पहले वाले टर्म को r से मल्टीप्लाई करूंगा, ए आर देगा कि नहीं, Yes, sir. और लास्ट टर्म आपका ar⁴n−1 होगा, उसके बाद वाला टर्म आपका ar⁴n हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले टर्म को r से मल्टीप्लाई किया, इसके नीचे लिख दिया, इसको r से मल्टीप्लाई किया, इसके नीचे लिख दिया, इसे r से मल्टीप्लाई किया, इसके नीचे लिख दिया, इसे r से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ लिख दूंगा। अब अगर मैं इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो Sn माइनस r टाइम्स ऑफ Sn इक्वल टू, एक तो फर्स्ट टर्म बचेगा और एक लास्ट टर्म बचेगा, बीच के जितने टर्म है सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, Yes, sir. इससे ये कैंसिल आउट, ये सभी कैंसिल आउट, यहाँ तक का बस एक ये बचा और एक ये बचा। तो यहाँ से फाइनली Sn इक्वल टू, ए कॉमन ले लूंगा तो 1 - r⁴n डिवाइडेड बाई 1 - r आएगा, ठीक है, सही है ना। अब क्या है, इसको दो तरीके से लिखा जाता है कि r अगर लेस देन 1 है तो आप ऐसे लिख लो, और r अगर ग्रेटर देन 1 है ना तो आप ऐसे लिख लो, बस माइनस कॉमन लिया। क्यों, क्योंकि अगर r ग्रेटर देन 1 है तो आप निगेटिव वैल्यू यहाँ पे आएगा, वैसे फर्क नहीं पड़ता आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, मगर बुक में आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा कि r लेस देन 1 होगा तो ऐसे लिखो, r ग्रेटर देन 1 है तो ऐसे लिखो। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा होगा, ज्यादा में से आप कम सब्सट्रैक्ट कर रहे हो। क्लियर है बेटे, यहाँ तक का समझ में आ गया। Yes, sir. ठीक है, अब जो ये सीरीज था, ये सीरीज आपका n तक का जा रहा था। अब मैं सीरीज कैलकुलेट कर रहा हूँ कि अगर मेरा जीपी है वो इनफाइनाइट तक का जाएगा तो, ठीक है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। तो इनफाइनाइट जीपी वाले केस में देखो, अब क्या है, यहाँ पे इनफाइनाइट जीपी की जब आप बात करते हो तो उस केस में r का जो वैल्यू होगा, मॉडुलस ऑफ r
मॉडुलस ऑफ आर ऑलवेज लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, आपका आर का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि अगर कोई आपके पास नंबर दे रखा है, जैसे 2 की पावर इंफिनिटी हम ले लें, तो 2 की पावर इंफिनिटी कितना होगा, इंफिनिटी होगा। इन्फिनिटी सर। और अगर मान लो 1/2 की पावर आपने इंफिनिटी लिया, तो ये तो 1/2 की पावर इंफिनिटी हो गया, और ये कितना होगा, 0 सर। अप्रोक्सीमेटेड 0 होगा। क्लियर है। यस सर। ठीक है बेटे, तो अगर आपका n इंफिनिटी की तरफ जाएगा, तो r⁴ जीरो की तरफ जाएगा। कब, जब आपका ये वाला केस होगा, फर्स्ट वाला केस। सेकेंड वाला केस तो इंफिनिटी दे देगा, है ना। अगर r 1 से बड़ा हो गया, तब इंफिनिटी वाला जीपी फॉर्म ही नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है। इनफाइनाइट यस जीपी सर। आपको तभी अप्लाई करना होगा, या कभी भी इनफाइनाइट जीपी का सम आपसे अगर पूछा गया है, तो उसमें ये श्योरिटी है कि इसमें आने वाला r है, वो r लेस देन 1 होगा। अगर लेस देन 1 होता है, तो समीशन का जो मेरा फॉर्मूला है, Sn इक्वल टू 1 a टाइम्स ऑफ 1 माइनस r⁴ है। और अगर n टेंड टू इंफिनिटी होता है, तो ये a 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r होगा। इसका मतलब ये क्या देगा, a/1 माइनस ऑफ r देगा। क्लियर है। तो आप देख रहे हो, यस सर। आपका इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला कितना आसान हो गया। सही है, a/1 माइनस r। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई समीशन दे रखा है, जैसे 1 प्लस 1/2 1/4 1/8 1/16, और ये ऐसे ऐसे करके कहाँ तक आ गया, इनफाइनाइट तक आ गया। तो आपसे कहा कि भाई इसका वैल्यू बताओ कितना होगा, तो आपने सबसे पहले ये देखा कि भाई ये जीपी के फॉर्म में कंटिन्यूसली हर बार सब टर्म में क्या होगा, 1/2 है, 1/2 स्क्वायर है, 1/2 का क्यूब है ना। ठीक है, इस तरह से 1/2 की पावर 4। तो अब इसमें r आपको निकालना है, तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो r का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू कितना है 1। तो s ऑफ इंफिनिटी आपको निकालना है, तो क्या a/1 माइनस r, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि आपका जो सम है वो कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटेड 2 के इक्वल आ रहा होगा, अगर इनफाइनाइट जीपी आपने लिया है तो। यस सर। चलिए बेटे, तो अब कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं हम जीपी से रिलेटेड। ऑफ जीपी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी में फर्स्ट टर्म है आपका, अभी देखो यहाँ पे एडिशन नहीं होता है जीपी में। अगर आप किसी भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, तो रिजल्टिंग टर्म अभी भी आपको जीपी ही देगा। जैसे क्या है, जैसे मान लो 2 4 8 16, ये सब ना जीपी के फॉर्म में है ना। ठीक है, ये जीपी में है। तो अगर आपने इसे कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर दिया, जैसे आप मान लो 3 से डिवाइड कर रहे हो, तभी भी ये जीपी में ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जब आप सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करोगे, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है जो दोनों में सेम था, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आया ना। तो ये जैसा पहले था वैसे ही बन गया ना। यस सर। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं कि इफ ए जीपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय, ठीक है, if a gp is multiplied or divided by a constant, then the resulting sequence is empty।
सीक्वेंस इज जीपी, ठीक है। समझ में आया क्या कह रहा हूँ कि अगर कोई भी जीपी, जैसे हमने एपी में देखा था, एपी में आपके पास जो एक्सप्रेशन थे, टर्म्स थे, तो ईच टर्म इज मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, वहां पे 4 चीज बोली गई थी। मगर यहाँ एडिशन सब्सट्रैक्शन करने से जीपी चेंज हो जाएगा। मगर क्या है, जीपी को अगर आप किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो रिजल्टिंग सीक्वेंस, जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी किस में रहेगा, आपका जीपी में रहेगा। क्लियर है? जैसे मान लो यस A1, सर। A3, A4 ये आपके अगर जीपी में है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने इसे लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तभी भी ये जीपी ही रहेगा। और अगर आपने किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया, तभी भी ये जीपी ही रहेगा। आया ना? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको 3 टर्म जीपी में लेने हैं, ठीक है, तो 3 टर्म्स आर इन जीपी। तो अगर आपको 3 टर्म जीपी में लेने, तो आप कैसे लेते हो, ए बाई आर, ए और ए आर। अगर आपको 4 टर्म्स लेने होंगे, सेम वैसे ही प्रिंसिपल है जैसा आपने उसमें देखा था, ए बाई आर स्क्वायर, 2 का डिफरेंस होना चाहिए, ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर और ए आर क्यूब, ठीक है। और टर्म में बस आर का डिफरेंस आएगा और यहाँ पे आर स्क्वायर का डिफरेंस आएगा। क्लियर है? ऐसी यस सर। ऐसी फिफ्थ टर्म ले सकते हो, तो उसमें आर का डिफरेंस लेते हुए चढ़ना है आपको, रेशो। तो ये नेक्स्ट है कि अगर 3 टर्म जीपी में होंगे, सही है, कि इफ ए बी और सी आर इन जीपी, अगर 3 टर्म जीपी में होंगे, तो इसका मतलब है बी बाई ए इक्वल टू सी बाई ए होगा कि नहीं, सॉरी सी बाई बी होगा। क्लियर है ये? कि अगर 3 टर्म जीपी में होते हैं तो बी बाई ए सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या होगा, सी बाई बी होगा। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, देखो बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी। तो जनरली जब भी 3 टर्म जीपी में होते हैं तो आप बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लगाते हो, सही है। एक बार आईआईटी ने इसको भी क्या कर दिया था, रूट ऑफ ए सी किया था और इसका होल स्क्वायर कर दिया था। तो देखो बी स्क्वायर माइनस ऑफ रूट ओवर ए सी का होल स्क्वायर आप करोगे तो यहाँ से आपको 2 कंडीशन मिलेगी, एक तो बी प्लस रूट ओवर ए सी मिलेगा और दूसरा बी माइनस रूट ओवर ए सी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से b इक्वल टू क्या आ गया, एक तो रूट ओवर ए सी आ गया और दूसरा b इक्वल टू रूट ओवर ए सी आ गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस सर। अगर ब्रॉड सेंस की बात करोगे तो आप डायरेक्टली ये लगाओ बिना कंफ्लिक्ट के कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आपका ए सी होता है। मगर क्या है कि आपका यहाँ से भी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक तो b इक्वल टू माइनस ऑफ रूट ए सी हो जाए या b इक्वल टू रूट ओवर ए सी हो जाए। ये दोनों ही सही है, हाँ या ना? सही है। हाँ सर। मगर मोस्ट ऑफ द केसेस में आप क्या कर रहे होते हो, ये ले रहे होते हो। जब भी आपसे जीपी बोला जाता है तो आप बी इक्वल टू रूट ओवर ए सी लेते हो, तो ये गलत नहीं है, सही है। मैक्सिमम टाइम आप ये लेते हो। मगर आईआईटी में एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें उन्होंने इसका यूज करके सॉल्यूशन निकाला था, ठीक है। मतलब ऑप्शन में जो आंसर था वो इसका यूज करके था। तो वो उस टाइम पे लोगों को ये भी समझ में आया कि भाई हमेशा आपको इसका जब स्क्वायर रूट लोगे तो बी इक्वल टू रूट ओवर ए सी ही नहीं लिख सकते, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो वो क्वेश्चन हम आगे करेंगे, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, यहाँ तक का समझ में आ गया आपको? क्या क्या देखा हमने कि अगर हमारे पास कोई जीपी दे रखा है तो उसी कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो जीपी या रिजल्टिंग सीक्वेंस जीपी में ही रहेगा। 3 टर्म अगर आपको जीपी में लेने हैं तो 1 बाई आर, ए बाई आर, ए और ए आर लेना है, ए और 4 टर्म लेना है तो आर स्क्वायर का डिफरेंस होगा, 5 लोगे तो फिर आर का, ऐसे ऐसे करके ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक का? नेक्स्ट क्वेश्चन की यस बात सर। करें। तो नेक्स्ट है बेटे, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ जीपी इज 90। सम ऑफ 3 consecutive terms
आर इन इज 90, ठीक है। 3 कंसेक्यूटिव टर्म का जो सम है वो 90 है और उसका जो प्रोडक्ट है वो आपका एंड इट्स प्रोडक्ट वो हमने 216 ले लिया। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड SN TN और S ऑफ इंफिनिटी, ये पूछा गया। तो 3 टर्म अगर लेने हैं तो कैसे लूंगा, A/R प्लस R और प्लस क्या AR, और ये किसके इक्वल है 19 के। अच्छा, अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सर आर नहीं ए नहीं आएगा। 3 कंसेक्यूटिव टर्म है ना, यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव टर्म कैसे लिए हैं, सर ए बाई आर ए लिखा है सर आप। A/R है ना, और सर प्लस ए नहीं आएगा। A/R, अच्छा हाँ हाँ हाँ, A/R और A/R A और AR, ठीक है। तो यहाँ पे A आ गया, ठीक है। तो इतना इक्वल टू कितना है 216। अच्छा, 8 से 800 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये A क्यूब देगा क्या, यस सर। 216 किसका क्यूब होता है 6 का, हाँ सर 6 का। ठीक है बेटे। तो A का वैल्यू कितना आ गया अपना 6 आ गया। अब A का वैल्यू 6 आ गया तो अब इस यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको अपने को सॉल्व कर लेना है। तो A अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे आपको 1/r मिलेगा प्लस 1 मिलेगा और r मिलेगा और इतना इक्वल टू 19 है। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है r प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इंटू 19, और आप a ले लो यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे a है 6 है और यहाँ पे 1 प्लस आर स्क्वायर हो गया और इतना इक्वल टू 19r हो गया। क्लियर है, ये 6 हो गया, 6r हो गया प्लस 6r स्क्वायर इक्वल टू 19r। तो 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 6r स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 6r कॉमन हो गया तो r माइनस ऑफ 6 सर 12 आर का। गलत हो रहा है, हमने क्या गलती कर दी है, 6 6 36 होता है ना। हाँ सर। तो हम इसको ले लेते हैं 9 और 4, 6r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 6। तो आपका 3 कॉमन हो गया, r कॉमन हो गया, 3 2 जा 6 और यहाँ पे 3 माइनस ऑफ 2 कॉमन ले लेते हैं, 2r माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से r इक्वल टू एक वैल्यू 2/3 आएगा, एक 3/2 आएगा, हाँ यहाँ। यस सर। ठीक है, तो ये 2 वैल्यू आ गए। अच्छा, तो अब आप ये देखो कि SN मैं निकाल सकता हूँ दोनों वैल्यू के लिए, मगर S ऑफ इंफिनिटी तो एक के लिए आएगा ना, आया ना। हाँ सर। S ऑफ इंफिनिटी तो आप एक के लिए निकालोगे, तो आप दोनों के लिए यस। आप अब तो निकाल सकते हो SN और SN TN। ये कैलकुलेट होगा किसके लिए, अगर आपने A इक्वल टू 6 लिया और R का वैल्यू आपने 2/3 या 3/2 दोनों में से कोई भी लो, आप SN और TN निकाल सकते हो। मगर जब आपको S ऑफ इंफिनिटी निकालना होगा तो A का वैल्यू 6 और R का वैल्यू क्या लेना होगा 2/3 लेना होगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे यहाँ तक, क्लियर है। यस सर। चलिए, इसके आगे का हम कल करेंगे। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक का जितना पढ़ाया हमने।